औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि अगले माली साल का वो वफाकी बजट जो पेश किया गया है उसमें, क्योंकि रूटीन के जो मामलात हैं उस पर तो काफ़ी जो मुल्क का कौमी मीडिया है वो भी इस पर डिस्कस कर रहा है कि जी इतने खरब रुपए का ये बजट है, इतना खसारा है, इतना दिफा का है, इतना जो है वो रेवेन्यू है सारा। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा इससे हट के जो आम लोगों का यूथ के लिए और इसी तरह जो इसमें इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए और फिर जो लोगों के मसाइल हैं उन मसाइल को किसी हद तक जो है वो कम करने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं वो, और इसी तरह कुछ लोगों के वो मसाइल जो थोड़े नज़रअंदाज हो गए हैं। क्योंकि वैसे तो ये साल में 12 महीने ही बजट होता है और हर दुकानदार ने, हर स्टेक होल्डर ने अपना जो है वो बजट बना रखा है। सुबह दोपहर शाम बजट पेश होता है। सुबह जाओ तो कीमतें कुछ और होती हैं, दोपहर को जाओ तो कुछ और होती हैं, शाम को जाओ तो कुछ और होती हैं। तो लिहाजा अब वैसे तो बजट की जो है वो रस्म ही रह गई है और वो रस्म भी हुकूमत ने जो है वो मामूल के मुताबिक जून के महीने में अदा करना होती है, तो सो वो अदा कर दी गई है। अब ये पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और 2 अनॉमलीज़ कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी गई है और मंडे तक उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। ये अनॉमलीज़ कमेटी काम करना शुरू कर देंगी। 2 तकनीकी अनॉमलीज़ कमेटी हैं। तो बजट में जो अबहाम पाए जाते होंगे उन अबहामात को दूर करने के लिए ये अपनी रिकमेंडेशंस देंगी और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में बजट पे बहस शुरू हो जाएगी और फिर ये बजट का जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये कायमा कमेटी, ख़जाना, सेनेट की और कौमी असम्बली की जो है उनमें चला जाएगा। वहाँ फिर इस पे बहस होगी। तो वहाँ शिक बाई शिक जायज़ा लेके प्रपोजल अपनी जो है वो देंगे रिकमेंडेशंस। फिर ये सारा एक प्रोसेस के बाद जो है वो फिर वोटिंग होगी और सारा कंक्लूडिंग इस पर स्पीच होगी तो बजट पास होगा। और अब ये देखना है, नॉर्मली चंद ही प्रपोजल्स होती हैं जो कायमा कमेटियों की मंजूरी जो कायमा कमेटियों की तरफ से दी जाती है उनको जो है वो मंजूर किया जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि दिसंबर में एक्चुअली बजट का प्रोसेस शुरू होता है, तो दिसंबर से ही तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इस पर इंटेंसिव कन्वर्सेशन और कंसल्टेशन शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से होता नहीं है। वही बात जो है कि हर चीज़ की रस्म अदा कर दी जाती है। तो दिसंबर में वज़ारत ख़जाना भी जो है वो एक रस्म अदा कर देती है, सर्कुलर जारी कर देती है कि बजट मेकिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन प्रपोजल्स भी मांगी जाती हैं, लेकिन होता वही है जो हर साल होता है। फिर एंड पे जाके जबकि एक तरफ कहा जा रहा होता है कि बजट की प्रपोजलें आलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं और दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना जो है वो सुबह दोपहर शाम बिज़नेस कौंसिल के लोगों से, FPCCI के लोगों से, चैम्बर्स के लोगों से, ट्रेडर्स तंजीमों से मुलाकातें कर रहे होते हैं, प्रपोजलें ले रहे होते हैं और यकीन दहानियाँ करवा रहे होते हैं कि उनकी प्रपोजलों को जो है वो बजट में जगह दी जाएगी। लेकिन शाज़ नाज़री होता है कि कोई ऐसी प्रपोजलें होती हैं कि जिन पे कोई ऊपर से प्रेशर आ जाता है या उनको होता है कि अगर ये ना मानेंगे तो शायद एजिटेशन की तरफ मामला चला जाएगा, तो उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। तो लिहाजा अगर बजट को सीरियस लेना होता है तो फिर दिसंबर से जब अनाउंस किया जाता है तो उसी वक्त से इसकी कंसल्टेशन का अमल शुरू हो जाना चाहिए। या तो चैम्बर्स में खुद चले जाया करें गवर्नमेंट के नुमाइंदे, या फिर चैम्बर्स के नुमाइंदों को फाइनेंस मिनिस्ट्री में बुला लिया करें ताकि बजट का जो प्रोसेस है वो सही फेयर हो सके और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक बजट बन सके। क्योंकि प्रॉब्लम ही ये है कि बजट जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ से हट के बनाया जाता है सॉरी नाज़रीन, और जब फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं चूँकि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता होता तो फिर इसलिए उसके वो नताइज सामने नहीं आते। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर हो गई हैं। सबसे जो बड़ा मसला भी है वो ये है कि हमारे जो मुल्क भर के जो है वो लाखों जो EOBI पेंशनर हैं, क्योंकि जैसे हम डिजिटल लोन के हवाले से हमने आवाज़ उठा के उनकी आवाज़ बने और उनके कुछ मसाइल हल हुए, तो इसी तरह हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो तबका है जिसकी आवाज़ कोई नहीं बनता, जिसकी आवाज़ को उस तरह से नहीं उठाया जाता, हम अपने प्लेटफॉर्म से उनके लिए आवाज़ उठाएं। ये वो तबका है कि जो इंतहाई पिसा हुआ तबका है, इनकी जो EOBI पेंशनर्स की पेंशन है ये हमेशा नज़रअंदाज होती है। इस बजट में भी जो सरकारी मुलाजमिन हैं जिन्होंने बजट के
से एक दिन पहले सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बंद कर दिए और सैकड़ों हज़ारों मुलाजमीन वहाँ इकट्ठे करके हुकूमत को दबाव में लाने के लिए एहतजाज किया। वफाकी दारुल हुकूमत में सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, अपनी मर्ज़ी के लोगों को वो पैदल अंदर जाने देते थे। तो उनके दबाव में आके गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो ठीक ठाक इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन 35%, 17 एंड अबव 30%, और इसी तरह अर्दली अलाउंस, डेली अलाउंस, बाकी अलाउंसेस में भी इजाफा कर दिया। तो ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये लोग भी डिज़र्व करते थे। इजाफा किया, अच्छा किया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो कमज़ोर तबका जो बेचारा आवाज़ नहीं उठा सकता, उसके लिए गवर्नमेंट को, क्योंकि रियासत माँ का दर्जा रखती होती है, उसका खुद से ख्याल रखना चाहिए। यूबीआई की पेंशनर कभी बढ़ाई नहीं जाती, अगर बढ़ाई जाती है तो उनको पीनट दिया जाता है। इस बजट में भी ऐसा ही हुआ कि उनकी जो यूबीआई पेंशनर्स की पेंशन है वो पहले 8,500 रुपये माहाना लेते थे, उसने सिर्फ 1,500 रुपये का इजाफा किया है और 10,000 रुपये कर दिए। ये वो लोग होते हैं कि जो इंतहाई ज़ईफ़ होते हैं, मुआशरे के कमज़ोर लोग होते हैं, और बेचारे इस उम्र में अपना, ना तो वो उस तरीके से इनके जिस्म में तवानाई होती है कि ये काम काज करके अपने जो इंडिपेंडेंट इनके ऊपर लोग हैं उनका जो है वो ज़रिया मुआश उनके लिए उस तरीके से इफ़ेक्टिवली कमा सकें, तो इनके वसाइल बहुत महदूद होते हैं। तो लिहाजा महंगाई तो किसी को माफ़ नहीं करती, महंगाई तो बल्कि इस तबके को ज़्यादा मुतासर करती है। तो उनकी तरफ से भी ये मुतालबा है, हमारी ईओबीआई पेंशनर्स की जो एक एसोसिएशन बनी हुई है उनकी तरफ से हमें कॉल्स आईं, और ये हमने वज़ीर ख़ज़ाना के सामने भी सवाल रखा। तो लिहाजा अभी चूँकि बजट पार्लियामेंट में है, इस पर अभी बहस होनी है, तो अरकान पार्लियामेंटेरियन को भी चाहिए कि वो इस पर आवाज़ उठाएं, सिविल सोसाइटी को भी चाहिए कि वो इनकी आवाज़ बने और गवर्नमेंट को बावर कराएं कि ये भी इसी रियासत के बाशिंदे हैं, इनको भी, अगरचे वो 25,000 कह रहे हैं, लेकिन चलें 25,000 नहीं हो सकता, कम से कम 15,000 रुपया तो उनकी, अगर 15 नहीं कर सकते तो 12.5-13 ही कर दें, चले कुछ ना कुछ तो उनको सहूलत हो सके। तो एक तो ये है कि हुकूमत को इस पे हमदर्दाना और करना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा जब भी बजट पास होता है, कॉरपोरेशंस, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे, उनको जो है वो अलग थलग कर दिया जाता है। शायद एक आध मरतबा ऐसा हुआ है कि जो जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उसके साथ ही कहा गया कि इसका इतलाक़ कॉरपोरेशंस पे भी होगा। नॉर्मली बजट में ऐसा नहीं होता, और फिर हर साल क्वेश्चन होता है तो उस पर गोल कर दिया जाता है। इस मरतबा भी फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन हुआ तो उनका ये कहना था कि कॉरपोरेशंस के अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपने फैसले खुद करते हैं, उनमें कॉरपोरेशंस की तनख्वाहें भी ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा उस पर हम नहीं कर सकते। और होता ये है कि कॉरपोरेशंस के, सारी कॉरपोरेशंस ऐसी नहीं होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा तनख्वाहें देती हैं। कम से कम वो कॉरपोरेशंस जो हुकूमत के कौमी पे स्केल अडॉप्ट करते हैं, उन पे तो कम से कम इसका इतलाक़ होना चाहिए। उसमें ख़ासकर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हम बतौर ख़ास लेंगे कि उनकी पेंशन, फिर इसी तरह पीआईए के भी कई लोगों की तरफ से हमें कॉल्स आई कि 3 साल से उनकी पेंशन में भी कोई किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ, और उसी तरह उनकी तनख्वाहों में भी ऐसे ही है कि हुकूमत अनाउंस कर देती है लेकिन इजाफा नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट को इन इदारों को भी पाबंद बनाना चाहिए कि कम से कम कॉरपोरेशन को, ठीक है, अपने वसाइल के मुताबिक इजाफा कर दें। और तीसरी जो चीज़ है वो तबका, चले सरकारी मुलाजमीन को आपने इजाफा कर दिया, सब कुछ कर दिया, मतवस्त तबका और सफ़ेद पोश तबका जो ना तो आवाज़ उठा सकता है ना भीख मांग सकता है, और सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़िंदगी जीरन हुई हुई है। इस बजट में उस तबके को रिलीफ देने के लिए कोई खातर खा चीज़ें सामने नहीं आई, तो गवर्नमेंट को उनकी तरफ भी फोकस करना चाहिए। ये दुरुस्त बात है कि 35 अरब रुपए घी, दालों, चीनी वगैरह की सब्सिडीज़ के लिए रखे हैं, और टोटल 1,074 अरब रुपए सब्सिडीज़ के लिए रखे हैं मतवस्त और पसमानदा तबके के लिए, और उसमें 900 अरब रुपए से ज़्यादा पावर सेक्टर में सब्सिडीज़ हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को जो है वो इस तरह
खैरात पे या सब्सिडीज़ का आदी बनाने की बजाय ऐसे इकदाम किए जाएँ। अगर ये 1000 अरब है तो 1000 को अगर डबल कर दिया जाए कि लोगों को मछली पकड़ने का जो है वो तरीका और सलीका बताया जाए और उनको उसमें उसकी मावनत की जाए, मदद की जाए कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर मुआशरे का एक कारआमद पुर्जा बने और अपनी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में और इकॉनमी में डालें। तो उसकी तरफ गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अब चौथा ये है कि जैसे हम कहते हैं कि चूँकि लोग बहुत तंग होते हैं तो फिर वो बेचारे जो डिजिटल लैंडिंग लोन ऐप्स इस तरह के जो जालसाज लोग हैं अपने बेचारे छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अभी पिछले दिनों हमारे पास एक केस आया कि मतलब इंजीनियरिंग की हुई है बच्चे ने, लेकिन उसको रोज़गार ऐसा नहीं है, बहरहाल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था तो बिल उसका बहुत ज़्यादा आ गया। तो उस बिल की अदायगी के लिए उसने डिजिटल लैंडिंग जो छोटे करते देते हैं उससे कर्जा लिया और वो बेचारा उसकी चुंगल में फंस गया, वो शदीद अजियत में मुब्तला था। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को फोकस किया जाए कि इनको रोज़गार के लिए इस हुकूमत ने फ्रीलांसर्स को काफ़ी सपोर्ट किया। जो अच्छे इक़दाम आते हैं ठीक है, उससे यकीनी तौर पे एक अच्छा आएगा। इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए रॉ मटेरियल को इंसेंटिव दिए हैं इंपोर्ट के लिए, अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारा फोकस जाना चाहिए। जो अच्छे इक़दाम हैं उनको भी करना चाहिए। लोगों को तालीम की सहूलत देने के लिए, वज़ाइफ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बड़ा पैसा रखा है। नौजवानों के लिए पैगाम है कि नौजवानों को गवर्नमेंट ने नए जो बिजनेसेस हैं छोटे काम करने के लिए यूथ लोन्स की, उसकी स्कीम के लिए पैसे काफ़ी रखे हैं। तो यूथ को चाहिए कि वो इस तरह के जालसाजों के हत्थे चढ़ने के बजाय हुकूमत जो सरकार एक बाकायदा सॉवरेन गारंटी के साथ ये इस तरह की स्कीम लॉन्च करती है उसका हिस्सा बने, उससे लोन लेके अपने कारोबार चलाएं और न सिर्फ अपना और अपनी फैमिली के लिए जो आगे बढ़ें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसकी मिसालें हैं कि जिन्होंने इस तरह काम शुरू किया और फिर वो इंतहाई कामयाब एंटरप्रेन्योर बने। यही एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने किया है। लोकल एजुकेशन में भी जो टैलेंट है उसको उभारने के लिए और हायर एजुकेशन के लिए और जो बाहर लोगों को स्कॉलरशिप पे भेजते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा रखा है। तो हुकूमत के इन इक़दामात से जो हमारा टैलेंट है उसको फ़ायदा हासिल करना चाहिए और हायर एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट की ये स्कीमें हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए कोशिश करनी है। और हुकूमत को भी चाहिए कि इसकी मासिव बड़े पैमाने पे अवेयरनेस कैंपेन चलाए ताकि लोगों को पता हो, टैलेंट को पता हो और वो टैलेंट वो रास्ता इख्तियार करके हुकूमत की स्कीमों से इस्तिफ़ादा करके हुकूमत के लिए काबिल और ज़रख़ेज़ दिमाग बने जो आके मुल्क की बागडोर को संभालें। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो अगले माली साल के वफाकी बजट में डेवलपमेंट के लिए जो बजट रखा गया है, हम ये समझते हैं कि ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि डेवलपमेंट के जो लोन होते हैं और डेवलपमेंट की जो फंडिंग होती है, खर्च होता है, वही इकॉनमी को चलाता है, उसी से इकॉनमी की सरगर्मियाँ बढ़ती हैं, उसी से रेवेन्यू का जनरेट होता है, उसी से रोज़गार जनरेट होता है। और गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे बदतरीन और सबसे बड़ी गलती भी यही थी कि उन्होंने बजट खसारा, करंट अकाउंट खसारा, यानी कि ये अदाद व शुमार के जाल में फंस के इनको जो है वो कम शो करने के लिए अपनी कारकर्दगी का जो मंबा है उसको, इन चीज़ों को बनाने के चुंगल में आके डेवलपमेंट बजट को भी ज़ीरो कर दिया। होना चाहिए नॉन डेवलपमेंट बजट को आप बेशक कट करें, नॉन डेवलपमेंट अखराजात को जितना कम करेंगे वो मुल्क की मैशत के लिए उतना अच्छा है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जितने करेंगे उतना ही आवाम को फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, कौम को फ़ायदा होगा। तो लिहाजा डेवलपमेंट का जो बजट है ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है। इससे तवक्को ये की जा रही है कि जीडीपी का भी हदफ जो है वो गवर्नमेंट हासिल कर सकेगी और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ भी जो है ज़ोर पकड़ेंगी।